जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और यहाँ पे आपको प्रतिदिन जो अभी बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसी क्रम में आपको इस बीच में कल गैप कर दिया गया था एक दिन की। आपको किरण पब्लिकेशन का ही, हालांकि वो भी प्रैक्टिस सेट था, उसमें वो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह था। और इसी बीच में और सब भी जो पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पब्लिकेशन आए हुए हैं, तो हालांकि कंटिन्यू हम सारे को रखेंगे, सभी कोशिश करेंगे पूरा करवाने का आपको। तो अभी जो जैसे मार्केट में एक आया है आपको 4100 प्रश्न वाला, वो भी उसका भी वीडियो प्रोसेस की ओर है, तैयार हो रहा है। और अभी एडुटेरिया का है, वो भी तैयार हो रहा है। और किरण पब्लिकेशन का जो हमारा इधर लास्ट 6 आपको प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो 7वां प्रैक्टिस सेट अभी होगा। तो 7वां प्रैक्टिस सेट हम आज देख लेते हैं। और इस बीच में जो भी प्रैक्टिस सेट बीच में आएंगे तो आप लोग इसकी बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस सेट है लगातार क्रम अनुसार से, और उसका एक प्लेलिस्ट बना रहेगा, आप चाहें तो उसमें से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज इसका किरण पब्लिकेशन का 7वां प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। इस पर जो प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, यहाँ से देखते हैं, किस क्रमांक में सही वाक्य है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस क्रमांक में सही वाक्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वह शायद कल गाड़ी से आए। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन नंबर 2। ये जो है आपको अन्विक्षा, अनु प्लस इच्छा हो जाएगा इसमें। तो अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर का, इसमें कौन सा जो है शब्द जो है विशेषण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्प जो है आपको संज्ञा है, जबकि शेषण ने जो है विशेषण का उदाहरण है। विशेषण का मीनिंग है किसी खास की विशेषता बतलाना। तो इसमें जैसे बेईमान, तीखा, चिकना ये सब विशेषण है, जबकि पुष्प एक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्यासा का तत्सम रूप क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, पिपासा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनुसरण। अगला प्रश्न देखिए कि मानव का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दानव होगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। कम ऑन, डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चलो मेरी बात का बुरा मत मानो। अगला प्रश्न देखते हैं, जो सब कुछ जानता है उसके लिए इसमें से क्या है, आपको एक वर्ड चुनना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपको, तो इसमें जो भी दिया हुआ है उसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, सर्वज्ञ, अर्थात वो सब कुछ जानते हैं। और अगला प्रश्न देखेंगे, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, और इसमें क्या है ये। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये एक काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नृत्य कला से। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 8वीं सदी से। 12 नंबर का देखिए, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। तो इसमें जो है द इंडियंस फाउट डैश द इंग्लिश डैश फ्रीडम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विथ और फॉर इसमें भरा जाएगा। अगला देखिए कि इसमें फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस व्हेन एवर इज मैटर। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा पब्लिक आई शैल डू दिस वर्क। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए शब्द में जो है प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनना है इसमें। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वाई शुड आई प्रे इनटू हिज प्राइवेट अफेयर्स। तो अगला प्रश्न देखेंगे, फाइंड द एंटोनिम फॉर होप का क्या होगा। तो होप का क्या होगा इसमें, सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डिस्पेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, डिसअप्रूव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चूज द ऑप्शन दैट
डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेज। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। टू बी अनसर्टेन ऑफ वंस पोजिशन। तो अगला देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। डैश बुक यू वांट इज नॉट विथ डैश मी। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्हाट इज द ट्रू अबाउट नरकसिस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बोथ हो जाएगा A+B। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें जो है आपको डज इंडियन फिल्म्स हैव अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3 नंबर। देयर इज नो डिस्टिंक्टिव स्टाइल। अगला प्रश्न देखेंगे जो सोशल साइंस का है कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका वनीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मद्रास। जो राजकुमार अशोक के रूप में जब एक प्रतिभाशाली सेनापति के रूप में उन्होंने उज्जैन और तक्षशिला में सफलतापूर्वक अपने विद्रोहियों को पराजित किया था, उन्हीं के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की सीमाएं उत्तर और उत्तर पश्चिम में कश्मीर और पेशावर, दक्षिण में मैसूर और पूर्व में उड़ीसा तक फैली हुई थी। संकिसा में विद्यमान जो है अशोक के एकाश्म स्तंभ दर्शाता है कि कन्नौज भी अशोक के साम्राज्य का एक भाग था। अगला प्रश्न देख लेंगे कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन जो है फ्रांस की अंतिम हार हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ट्रफलगर की लड़ाई। आपको इसमें जो है नेपोलियन के द्वारा जो है ट्रफलगर का जो युद्ध है ब्रिटिश नौसेना और फ्रांसीसी की स्पेन जो है मिलीजुली नौसेना के आक्रामक बेरों के साथ 21 अक्टूबर 1805 को लड़ा गया था। यह एक समुद्री युद्ध था जिसमें ब्रिटेन की बहुत बड़ी जीत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जनसांख्यिकी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। कि वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा के शंकरपुर गांव में जुरासिक गांव युग के वृक्ष जीवाश्म यानी ट्री फॉसिल्स पाए गए थे। इस इलाके में 6 फॉसिल्स मिले हैं और इनमें से सबसे बड़ा जो है 18 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। इसका तना अभी तक सही है, जीवाश्म लगभग 25 करोड़ साल पुराना है। तो जो भी आपको इसमें जिसमें कभी न कभी जीव का भाग रहा है तो उसके लिए कार्बन डेटिंग का हम लोग यूज करते हैं, और जिसमें कभी जीवाश्म नहीं रहा है जैसे मिट्टी, मृदा, चट्टान का हम आयु किससे ज्ञात करते हैं, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब। बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1971 हो जाएगा। बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय प्रतीक को स्वतंत्रता के पश्चात जो है तुरंत जो है 1971 में ही अपनाया गया। बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जल पर स्थित देश के राष्ट्रीय पुष्प सापला को जिसे हम निम्फैया प्यूबेसेंस के तरफ जो है दोनों तरफ धान की बालियां लगी है और इसके ऊपर जो है जूट की 3 जुड़ी हुई पत्तियां लगी हुई है और जिनके दोनों तरफ 2-2 तारे लगे हुए हैं। बांग्लादेश की धरती और अर्थव्यवस्था मुख्यतः पानी, धान और जूट के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उपराष्ट्रपति क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सांसद का नहीं होता है वह, अर्थात संसद सदस्य नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का जो है या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी का सदन का सदस्य कोई उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसे समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान जो है उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। जैसे कि मानिए कि कोई आदमी अभी कहीं का विधायक है, सांसद है या कुछ भी है, अगर वो उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो माना जाएगा कि उस दिन से वो सांसद या विधायकी का जो पद है वो रिक्त हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साइमन कमीशन पर। भारत अधिनियम 1935 जो है प्रांतीय विषय पर मूलतः साइमन आयोग की अनुशंसा पर लागू किया गया था। साइमन कमीशन ने प्रांतों में लगभग पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार का प्रस्ताव दिया था और 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय द्विशासन को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग से घिरा हुआ है। तो बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी घिरा हुआ है किसके द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी आपको बिहार के उत्तरी पश्चिमी भागों को आच्छादित करती है और मैदान की उपेक्षा करने पर यह सभी हिमालय श्रेणियों के सबसे निचली और बाह्यतम श्रेणी है तथा लंबी श्रेणी के एक भाग का निर्माण करती है, जो लंबाई में पूरे नेपाल के साथ दलदली उपपर्वतीय क्षेत्र, जिसे तराई क्षेत्र भी कहते हैं, के दोनों के दक्षिणी छोर तक फैली हुई है। सोमेश्वर श्रेणी राज्य की उत्तरी सीमा के साथ लगभग 46 मील की दूरी तक फैली हुई है और ऊंचाई में भिन्न होती है। आपको वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य जो है हमारा सोमेश्वर श्रेणी में ही, पहाड़ी श्रेणी में ही स्थित है। अगला प्रश्न देख लेंगे। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चंपाकरण पिल्ले। डॉक्टर चंपाकरण पिल्ले 1914 में बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना करते हैं। इस पार्टी के सदस्य लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, मोहम्मद बरकतुल्लाह, राजा महेंद्र प्रताप और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी या शासक कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो कि गुलाम वंश के शासक थे। और रजिया सुल्तान की जो है भारत का प्रथम महिला शासिका होने का इनको गौरव प्राप्त है। 1236 से 1240 तक ये दिल्ली की सुल्तान रही और वह दिल्ली के सल्तनत पर मुगल काल और सल्तनत काल दोनों की एकमात्र महिला शासिका रही। यद्यपि अन्य महिला शासकों ने अपना जो है शासन चलाया था, लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे से अपना शासन किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब सूर्य डैश के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात डैश समान होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा डैश में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भूमध्य रेखा। जब आपको वर्ष में 21 मार्च और 23 सितंबर को 2 ऐसी तिथियां हैं जब पूरे विश्व में दिन और रात एक समान होते हैं, ये विषुव कहलाते हैं। उस समय में सूर्य आपको भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर चमकता है जब ये विषुव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आपको बलिया हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिमी में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार अर्थात प्रति सरकार की स्थापना की गई थी। इस प्रकार की समानांतर सरकार की स्थापना उत्तर प्रदेश के बलिया में किया गया था, जिसका नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सागासो समुद्र किस महासागर में, यहाँ पे सारगेसो होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा, सारगेसो सागर एक होता है। तो ये आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। ये उत्तरी पश्चिमी अंध महासागर के नाम से भी इसे जानते हैं। और 35 डिग्री जब उत्तरी गोलार्ध के आसपास में सारगेसो जो घास तैरती रहती है, जिसके कारण से जो वहाँ के जो जहाज जाने आने में बाधा उत्पन्न होती है, सारगेसो घास के नाम पर ही अंध महासागर का जो है, जैसे अटलांटिक का जो भाग है उस भाग को हम लोग सारगेसो सागर कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल के द्वारा। जो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, स्वतंत्रता पूर्व जो है डॉक्टर अंबेडकर की सलाह पर अंग्रेज जो प्रधानमंत्री हैं रैमजे मैकडोनाल्ड ने 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत दलित को जो है दोहरे वोट का अधिकार दिया था। गांधी जी इस प्रस्ताव के विरुद्ध में थे। उन्होंने तर्क दिया था कि इससे हरिजन हिंदुओं से अलग हो जाएंगे। इसी मुद्दे पर जो है दोनों नेताओं के मध्य पूना समझौता हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गांधी और अंबेडकर के बीच में।
अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो किसकी ओर से लड़ा था, तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है। प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो है किसकी ओर से लड़ा था, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन एक दल थे और जर्मनी दूसरी तरफ था। अगस्त 1914 में जो है जापान, ब्रिटेन आदि की ओर से, और कुछ समय के बाद टर्की जो है आपको जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 2। एक मिनट, इसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बरघेर हो जाएगा। जो हमारा बरघेड़ समुदाय है श्रीलंका में एक छोटा यूरेशियाई जातीय समूह है जो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय पुरुषों के वंशज हैं और वे श्रीलंका में बस गए तथा मूल श्रीलंकाई महिलाओं के साथ संबंध अपना ये बना के और स्थापित करके अपने समुदाय का विकास किए हैं। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीतिक और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बराक ओबामा के द्वारा। इंद्रधनुषी गठबंधन का संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से है। इस शब्द का आशय महिलाओं, रंगीन अल्पसंख्यकों अर्थात अफ्रीकी अमेरिकी एशियाई और युवा सफ़ेद पेशावर जो उस समूह से है जिसने ओबामा को लगातार दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया है, राष्ट्रपति उस समय बनाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है। ये लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, आयन मंडल। क्षोभ मंडल आपको जितने भी मौसमी घटनाएं होती है उससे संबंधित है। समताप मंडल आपको जो है हमारा, इसी में ओजोन मंडल हमारा पाया जाता है ऊपरी भाग में, और वायुमंडल हमारा एक्सोस्फीयर है जिसके ऊपर आपको अंतरिक्ष कहलाता है वो भाग। अगला प्रश्न देखते हैं कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संसद के द्वारा। जो मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वो सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। 1973 में आपको केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए यह निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को संसद के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पारित संवैधानिक संशोधन के द्वारा बढ़ाया हटाया जा सकता है, अन्यथा संशोधित भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। उत्तर वैदिक काल में पुरु और भारत नाम जनजातियां के जो थी संयुक्त नाम से दोनों का जो है कुरु जनपद था। कुरु राज्य में आधुनिक थानेश्वर, दिल्ली और ऊपरी गंगाई जो दुआब के क्षेत्र थे आते थे। अथर्ववेद में कुरु राजा जो है परीक्षित की चर्चा की गई है जिसके शासनकाल में इस राज्य ने काफी उन्नति की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में कौन सा अवशेष जो है वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोहरे हो जाएगा। जो सील्ड है ये इससे पता चलता है कि हम जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई में मिले हुए हैं मोहरे हैं वो आपको उस समय की जो कमर्शियल है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको वो दिखाते हैं। और लोथल से जो फारस की मोहरें तथा कालीबंगा से जो बेलनाकार मोहरें भी मिली है तो ये भी आपको दिखाता है कि हमारा व्यापार और विदेशों के साथ भी कितना ये उस समय में प्रगतिशील था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पुराण। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पोरस के द्वारा। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था जिसे हाइडेस्पिस के युद्ध या झेलम या वितेस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। वितेस्ता जो है झेलम का पुराना नाम था। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश के अनुसार अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी हुए जिसमें उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा।
कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। जो कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इन्हीं के समय में जो है प्रथम बौद्ध संगीति आपको ये होता है, नहीं लास्ट ये जो बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में होता है, जो अंतिम बौद्ध संगति है, जिसमें आपको बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में। तो कनिष्क इसमें महायान संप्रदाय के संरक्षक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, पानीपत की लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत की जो पहली लड़ाई है आपको 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना इसी युद्ध के पश्चात होती है, और ये युद्ध एक इतिहास में एक ऐसा युद्ध है जिसमें आपको इब्राहिम लोदी की मृत्यु आपको युद्ध स्थल में ही हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अमेरिका में हुआ है 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा और सोहन सिंह भकाना के द्वारा हुआ था। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना उन्होंने की थी, और इसके बाद में इसको गदर पार्टी के रूप में इसको परिणित किया। आपको सैन फ्रांसिस्को इसका कहा जाएगा कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी के विदेशी सामानों का बहिष्कार का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, इसमें लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना। असहयोग आंदोलन जो 1920 का हुआ है उसके दौरान कई कार्यक्रमों के अलावा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी था। इसके स्थान पर जो खादी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चरखा को भी प्रोत्साहित किया गया था। इसी में आपको ये जो 1922 आपको दिखाया जाता है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ ही था कि 1922 में जो चौड़ी चौरा की घटना होती है जिसके कारण से ये आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा आपको। गरम विचारधारा के जो मुख्य कांग्रेसी नेता थे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय, इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें M.K. गांधी अर्थात महात्मा गांधी जी के बारे में इसमें बताया गया है। दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस में वो भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन ये जो सम्मेलन है उन्होंने जब वापस आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपना जो है कुछ यहाँ से अपना कुछ न बिकने दिया हूँ और खाली लोटा लेके वापस आया। तो उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। सफल उनका जो है नहीं हुआ था। ये आपको जो गोलमेज सम्मेलन है आपको 7 सितंबर 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक तिथि समय को निर्धारित करती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको, ये तो सभी को याद है कि ऑप्शन नंबर 4 है आपको। इसका जो है 82.5 डिग्री जो आपको यूपी के जो है मिर्ज़ापुर के समीप से गुजरती है, और यहाँ पर जो है इसे ही हमारा बीच का ये माना गया जो हमारे ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और ये जो है हमारा पूर्वी देशांतर है, अगर ऊपर से देखेंगे तो 5 राज्यों से गुजरता है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं किस राज्य से गुजरती नहीं है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, इस प्रश्न का आंसर आपको ये हो गया 82.5 डिग्री। अगर आप देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा नदी। आपको थोड़ा सा इसका आसान है याद करने का ताकि बराबर याद ना हो। अर्जुन और कृष्ण आप याद रखेंगे, तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। तो ये जो है आपको प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण परियोजना है, और यह परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है, और इस परियोजना का जो लक्ष्य है बाढ़ तथा सूखा को रोकना है, और जल विद्युत भी इससे बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1919 ईस्वी में। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना पटना में 1919 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर बालिकाओं को संगीत नृत्य की शिक्षा देने के लिए एक कला संकाय जो चल रहा है उसके नाम से ये साहित्य नाम से एक पत्रिका भी दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना कलम या शैली के कलाकारों का में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सेवक राम हो जाएगा।
पटना शैली के विकास 18वीं शताब्दी तक रहा है। इस शैली में मुगल शैली तथा ब्रिटिश काल का प्रभाव रहा है। इसके अलावा कुछ स्थानीय विशिष्टताएं भी दिखाई देती हैं। इस शैली के जो महत्वपूर्ण चित्रकारों में सबसे पहला नाम आएगा तो वही सेवकराम का आता है, और इसके अन्य कलाकार में आपको जयराम दास, शिवदयाल लाल इत्यादि आएंगे। अगला देखते हैं कि बिहार में जूता कारखाना कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मोकामा हो जाएगा। बाटा इंडिया लिमिटेड मोकामा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सीतामढ़ी जिले जिसे सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ कौन सा मेला आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको महालया मेला। ये जो है आपको सीतामढ़ी सीता जी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के शुक्ल की नवमी को राम सीता हनुमान की पूजा की जाती है, और यहाँ स्थित जानकी मंदिर में विवाह पंचमी मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहाँ पर राम हनुमान भक्त काफ़ी संख्या में एकत्रित होते हैं और इस आयोजन के दर्शन करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इस प्रश्न का आपको सही आंसर आपको यही हो गया, महालया मेला। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किसके लिए चलाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु। बिहार में जो ऑपरेशन टोडरमल है इसी के लिए चलाया गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि ये अकबर के राजस्व मंत्री थे, तो स्वाभाविक है ये भूमि से संबंधित होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि ये जीके का है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 12 अनुसूची का। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 1949 में जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो इस समय में 8 अनुसूचियां थी, और आज जब भारतीय संविधान में संशोधन के साथ लगभग 12 अनुसूची शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा मान सिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा। मान सिंह तोमर ग्वालियर के तोमर राजपूत शासक थे जो 1486 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। तोमर ने सिकंदर लोदी को पराजित किया था, जो उस समय दिल्ली का सुल्तान था। उन्होंने अपनी गुर्जरी रानी मृगनयनी के प्रेम में जो है अपना एक स्मारक के रूप में गुर्जरी महल का निर्माण के लिए उसे याद किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। लोथल जो है हमारा गुजरात, और लोथल गुजरात में है, और कालीबंगन आपको राजस्थान है। दोनों स्थानों पर हड़प्पा काल की अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन बंगा और लोथल के कुछ घरों में के अंदर अग्नि की वेदियां मिली हैं। ऐसा माना जाता है कि लोथल के लोग अग्नि देवता की पूजा करते थे, जिसका प्रमाण निजी और सार्वजनिक अग्निवेदियों से मिलता है, जहां धार्मिक समारोह आयोजित किए जाते थे। लोथल हमारा जो है गुजरात राज्य में एक बंदरगाह भी था, और ये हमारा भोगवा नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न देखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है, जिसमें इसकी गणना डैश शामिल होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वर्तमान मूल्य। नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक उत्पादन का एक आकलन है, जिसमें इसकी गणना में वर्तमान कीमतें शामिल होती है। दूसरे शब्दों में कहें कि जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं की मूल्यों की गणना बाजार मूल्यों या वर्तमान कीमतों पर की जाती है, तो जीडीपी का मान जो होता है, वैल्यू प्राप्त होता है, उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। एक ही वर्ष के भीतर उत्पादन के विभिन्न तिमाहियों की तुलना करते समय नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश नहर निर्गम जो कैनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण डैश की एक प्रणाली है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वार्डबंदी। वार्डबंदी पाकिस्तान में एक घूर्णन जल आवंटन प्रणाली है जो सिंचाई के लिए पानी को एक समान रूप से साझा करती है। वार्डबंदी प्रणाली के 2 प्राथमिक उद्देश्य हैं, जल आपूर्ति के अत्यधिक कुशल उपयोग और पानी के उपयोग में समानता। वार्डबंदी प्रणाली के तहत जो है एक सिंचाई प्रणाली में उपलब्ध पानी का वितरण एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बारी बारी से तय किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सिंचाईकर्ता को आउटलेट कमांड में उसकी भूमि के आकार के अनुपात में वर्ष, दिन, समय और आपूर्ति की अवधि में निर्दिष्ट होती है। जब वो मिल जाता है, समय आता है तो मिल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था में एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1968 में। मालदीव 1887 से 25 जुलाई 1965 तक एक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था। 1965 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता जब ये हो गया यहाँ का ये स्टेट,
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ पर जो अगले 3 वर्षों तक राजतंत्र कायम रहा था और 11 नवंबर 1968 को जो है इसे समाप्त कर दिया गया और एक गणतंत्र की स्थापना की गई है और उसका नाम मालदीव देश रखा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विजयालय हो जाएगा। विजयालय के जो है दक्षिण भारत के राजा थे, उनके द्वारा जो 848 ईस्वी में शाही चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट 1928 किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संवैधानिक ढांचा से। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डफला पहाड़ियां। डफला पहाड़ियां पूर्वी अरुणाचल और असम की सीमा पर स्थित पहाड़ियों का एक विस्तार है और ये जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में है और इस पर जो है डफला नाम की स्वतंत्र जनजाति का जो है आधिपत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ये साइंस का है कि एक वस्तु ए विरामावस्था से चलते हुए एक समान त्वरण से एक सरल रेखा पर चलती है, दूसरी वस्तु बी किसी प्रारंभिक वेग से चलती है एवं उसका त्वरण ए से अधिक है, तो एवं ए एवं बी के जो है वेग का समय ग्राफीय निरूपण क्या है? इसमें थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दिए गए हैं, जो साइंस के बच्चे हैं उनको बहुत आसान होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ये वाला ग्राफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साइंस का ही ये है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि प्रत्येक वस्तु की मात्रा को 4 गुना कर दिया जाए तो यह बल क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 16F हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 वाट के विद्युत बल्ब द्वारा 5 घंटे में उपभोक्त ऊर्जा यूनिट क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आपको ये देख लीजिएगा, इसका जो रिएक्शन आपको जो बढ़ रहा है नाभिकीय संलयन के कारण से। अगला प्रश्न है हमारा, एक घोल का पीएच मान जो है 3 है, इसे 100 गुना तनु बनाया जाता है, परिणामी घोल का पीएच क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत अपघट्य के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि 54 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 18.066 गुना 10⁻23 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी तत्व की जो पिंड संख्या है 24 है एवं न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, उस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक विद्यार्थी ने प्रयोग के दौरान कांच के आयताकार घनाभ जो स्लैब से गुजरने वाली किरण का पथ निर्धारित किया था, उसने 3 कोणों का जो है θ1, θ2 और θ3 का जो है मान ज्ञात किया है। निम्नलिखित में से कौन सा माप सही है? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन साबुन अणु को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि 10 न्यूटन का एक बल सरल रेखा में गतिमान 5 केजी के एक पिंड पर लगकर उसकी गति को 8 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 90 जूल। अगला प्रश्न देखेंगे कि जब इथाइल अल्कोहल को सांद्र गंधकाम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट A के तांबे के एक तार को 1V गुणवत्ता के आरेख में जो है दर्शाया गया है यहाँ पे। तो इसका वक्र की ढाल जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसका दिखाना है आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, कम होगी यदि तार की लंबाई बढ़ा दी जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक धातु E की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 283 है एवं पृथ्वी की पपड़ी में ऑक्साइड के रूप में अवस्थित है, जस्ता से यह अधिक प्रतिक्रियाशील है, धातु E क्या है?
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 एल्यूमिनियम हो जाएगा। आजकल थोड़ा सा यही है, अगर आपको एल्यूमिनियम दिया जाता उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको 2, 8, 10, 3, 13 जो एल्यूमिनियम का जो है इलेक्ट्रॉन नंबर है, और इसका जो हालांकि इसका वेट आपको 27 हो जाता है, ये ऊपर हो जाएगा 27 ऊपर हो जाएगा और नंबर 13 नीचे हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं कि केवल नर मेढक ही टरटराते हैं क्योंकि इसका क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मादा मेढकों में वाक कोष नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित परिपथ में बिंदुओं ए एवं बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2.4 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 विलयन जो है ए एवं बी का पीएच मान क्रमशः 4 एवं 7 है। दोनों विलयन में आयन H आयन का क्या सांद्रण है। तो इस H+ आयन का इसमें क्या सांद्रण है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। हमारे शरीर की जो ऊर्जा की आवश्यकता है 50 से 75% की पूर्ति है आपको कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूर्ति हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 कुस्कुट्टा। जो कीटभक्षी पादप होते हैं वो नाइट्रोजन के लिए ये कीटभक्षी का कार्य करते हैं, जैसे कि एल्वो कीटभक्षी पौधे के कुछ उदाहरण है कि एल्ड्रोवांडा आक है, उसके बाद ब्रोसिनिया है, कैटोप्सिस है, डायोनिया है और ड्रोसेरा है। इस तरह से बहुत नेप्सिनीज है, ये सब सारे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तब एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, किस कारण से होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रणोदित कंपन हो जाएगा। तो अब ये मैथ का सवाल है, मैथ का सवाल यहीं छोड़ेंगे और ये कुल मिला के अब 100 प्रश्न हो गया है। इस प्रैक्टिस सेट की समाप्ति होती है। आपसे अनुरोध है कि आप जो भी व्यक्ति इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पे और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं तो अगर वो मास्टर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए और मास्टर वीडियो देखिए, क्योंकि मास्टर वीडियो आपको एक ही प्रैक्टिस सेट में डबल स्पीड करके वो दिया गया है, ताकि अगर आपने पहले वीडियो देख लिया है तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा और बहुत सारे प्रश्नों की रिवीजन हो जाएगी। अगर आपने मास्टर वीडियो नहीं देखा तो सभी के मास्टर वीडियो 5, 10 और लगभग 30 के एक ही बना दिए गए हैं, तो सभी का मास्टर वीडियो पड़ा है, आपको जाके मास्टर वीडियो भी जरूर देखना चाहिए। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।